यह कहानी है एक छोटे से गांव शांतिपुर की, जो रवि और प्रकाश नाम के दो अभिन्न मित्रों की सच्ची दोस्ती के लिए विख्यात था। रवि और प्रकाश बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। रवि एक गरीब पर अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह गांव में अपनी पत्नी निशा और प्यारी बेटी अंजलि के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं दूसरी ओर प्रकाश का भी एक छोटा और सुखद परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी कविता और एक छोटा बच्चा राहुल और नेहा शामिल थे। प्रकाश शहर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करता था। अजी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए आज? और आपका चेहरा इतना दुखी क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। अब लकड़ियों का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से ये गैस चूल्हे आए हैं, उसके बाद लकड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। जी, रक्षाबंधन भी आने वाला है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्त प्रकाश से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में काम करते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। निशा, मैं आज प्रकाश भाई के पास जाकर बात करता हूँ। कोई काम मिल जाए तो अच्छा है। पापा, इस रक्षाबंधन पर मुझे नए कपड़े और राखियों के लिए पैसे चाहिए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, इस रक्षाबंधन पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी राखियां और नए कपड़े लेकर आऊंगा। इतना कहकर रवि प्रकाश के घर के लिए निकल पड़ता है। प्रकाश भाई घर पर हो क्या? अरे रवि भाई, आओ। आज कैसे अचानक आना हुआ? प्रकाश भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख रवि, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो वे तुझे काम पर जरूर रख लेंगे। चलो ठीक है प्रकाश भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इस समय मेरे घर की हालत थोड़ी खराब है। इतना कहकर रवि वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह प्रकाश रवि के घर आया। अरे रवि भाई, आ गए तुम। चलो फिर सेठ जी के पास चलते हैं और उनसे तुम्हारे लिए काम पूछते हैं। हाँ प्रकाश भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में घर से निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उन्होंने जंगल वाला सीधा रास्ता चुना ताकि वे जल्दी शहर पहुंच सकें। वे दोनों कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी दिखाई दी। अरे अम्मा जी, यहाँ इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो? अरे बेटा, यहाँ थोड़ी ही दूर मेरा घर है। ये लकड़ियों का गट्ठर मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा देते तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाती। हाँ अम्मा जी, जरूर। हमें आपकी मदद कर बहुत अच्छा लगेगा। लकड़ियों के उस गट्ठर को उठाकर रवि और प्रकाश उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगे। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी रास्ते में अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वे जैसे तैसे करके उस तेज बारिश में ही उस बूढ़ी माताजी की झोपड़ी तक पहुंच गए। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद करी। अम्मा जी, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यहीं ठहर जाओ, फिर चले जाना। तुम लोग सुबह से भूखे होंगे, मैं खाना बना देती हूँ। आओ बेटा, खाना बन गया है, खा लो।
अरे वाह अम्मा जी, आपके हाथ में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, सच में मजा आ गया खा के। अच्छा बेटा, वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा जी, वो बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद अम्मा जी एक बक्सा लेकर आईं। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद करी बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है बेटा, तुम दोनों इसको आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा जी वह बक्सा उन दोनों को थमा देती हैं। वे जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह बक्सा सोने के सिक्कों से भरा था। अरे अम्मा जी, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम दोनों इसको आधा आधा बांट लेना। अम्मा जी, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वह बक्सा लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। रक्षाबंधन भी आने वाला है। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपनी बिटिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाइयाँ और राखियाँ खरीदूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। प्रकाश यह सब सोच ही रहा था, तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। प्रकाश भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। रवि के मुंह से आधे सिक्कों की बात सुनकर प्रकाश के मन में लालच जाग जाता है और वो अपने मन में, इन सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस रवि के साथ क्यों बांटूं? इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर प्रकाश का मन लालच से भर जाता है। चलते चलते वे एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी प्रकाश को एक ख्याल आता है और वह रवि को नदी में धक्का दे देता है। प्रकाश भाई, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं नदी में गिर गया। तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं। अब तुम्हें इस नदी से कोई नहीं निकालेगा। अरे प्रकाश भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? प्रकाश रवि की एक नहीं सुनता है और वहां से खिसक लेता है। बेचारा रवि पानी में डूब जाता है। शाम होते होते प्रकाश गांव पहुंचता है। वह देखता है कि रवि की पत्नी निशा घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। प्रकाश भैया, रवि जी नहीं आए, वो कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना, फिर वो आपके साथ नहीं आए। हाँ निशा बहन, हम साथ ही गए थे और सेठ जी ने उसे कल काम पर आने को भी बोल दिया था। इसके बाद रवि वहां से चला गया था और मैं भी अभी लौटा हूं काम से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ रह गया। वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ज्यादा फिक्र मत करो बहन जी, क्या पता वो कोई दूसरा काम देखने चला गया हो और ज्यादा रात होने की वजह से वहीं पर रुक गया हो। आप सुबह तक इंतजार कीजिए, मुझे पक्का विश्वास है वो सुबह तक आ जाएगा। सारी बातें छुपाते हुए प्रकाश अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन रवि अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी और भी घबरा गई। फिर वो प्रकाश के घर जाती है। प्रकाश भैया, ओ प्रकाश भैया, भैया रवि जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रकाश परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो निशा बहन, मैं अभी जाकर रवि का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। निशा को झूठी दिलासा देकर प्रकाश वहां से चला जाता है और गांव के बाहर एक गन्ने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। रवि तो अब शायद कभी नहीं आएगा निशा बहन जी, अब आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी।
थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ। बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने रवि को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और उसके बाद मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और गांव का सबसे अमीर और शानो शौहरत वाला आदमी बन जाऊंगा। प्रकाश वहां थोड़ी देर विश्राम करता है और विश्राम करने के कुछ घंटे बाद वह फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। निशा बहन, ओ निशा बहन, बाहर आओ निशा बहन। मैंने रवि को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। प्रकाश ने इतना बोला था कि तभी रवि निशा के पीछे से बाहर आता है। रवि को जीता जागता देखकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे यह रवि का बच्चा पता नहीं कैसे बच निकला। मैंने तो खुद इसे अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था। इससे पहले कि यह मेरी सारी पोल खोल दे, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। प्रकाश बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप दबे पांव खिसक लेता है। अरे इस रवि को तो तैरना भी नहीं आता था, फिर पता नहीं वो कैसे बच गया। मैं एक काम करता हूँ, उन सोने के सिक्कों को लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चला जाता हूँ। प्रकाश हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी घर आया और उस बक्से को संभालता है। वह जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इस बक्से में तो सिर्फ मिट्टी भरी पड़ी है। प्रकाश ये सब बोल ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती हैं। अरे अम्मा जी, आप यहाँ कैसे? अरे दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया उसका फल तुम्हें मिल चुका है। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है, अब इसे भुगतो। प्रकाश कुछ कहता उससे पहले ही वह बूढ़ी अम्मा जी वहां से गायब हो जाती हैं और उसे जो भी मिला था उसे वह गंवा देता है और उसके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगा। उधर रवि निशा के पास खड़ा सोच रहा था, क्या करूं? मेरे साथ जो हुआ उस बारे में निशा को बताऊं या नहीं? अगर मैंने इसको बता दिया तो ये पक्का प्रकाश को पुलिस को पकड़वा देगी और बेचारे उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वही तो अकेला कमाने वाला है। रवि यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हो जाती हैं। अरे अम्मा जी, आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता कैसे चला? बेटा, मैं हर जगह आ जा सकती हूँ और मुझे हर जगह का पता मालूम रहता है। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती हैं और उनके हाथ में वही सोने के सिक्कों वाला बक्सा था। वह बक्सा रवि को देकर वह परी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रवि उन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा सफल कारोबार शुरू करता है और एक सुंदर सा घर भी खरीद लेता है। रक्षाबंधन आता है। रवि अपनी पत्नी निशा के लिए नई साड़ी और अपनी बिटिया अंजलि के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, राखियां और गेबर लाता है। वे खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और उन्होंने जो भी सपने देखे थे उनको पूरा करते हैं।